Assalamu alaikum everyone. My name is Murtaza Qaid, a seasoned chartered accountant with over 10 years of diversified experience in financial reporting. I welcome you all to this CAF1 orientation session. जो सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, इन शॉर्ट FAR। और आज के इस डिस्कशन में हम इस सब्जेक्ट के हर पहलू को देखेंगे, जैसे कि इस सब्जेक्ट का कोर्स कंटेंट क्या है, पुरानी स्कीम और नई स्कीम के कंपैरिजन में इस सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस हैं, इस सब्जेक्ट में कौन से नए चैप्टर्स ऐड किए गए, इस सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, इसके एग्ज़ाम में ICAP के एग्जामिनर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, इस सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज कितना है और इस पेपर का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। और सबसे आखिर में मैं आपके साथ एक मुकम्मल स्टडी प्लान शेयर करूंगा, दैट इज़ अवर स्मार्ट स्टडी प्लान, ताकि आप इस सब्जेक्ट की तैयारी अपने आने वाली अटेम्प्ट के लिए बेहतरीन तरीके से कर सकें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट कैफ ग्रुप ए के 4 सब्जेक्ट्स में से एक है, लेकिन इस सब्जेक्ट का एक अलग ही लेवल है। ये एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इवन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पेपर यू कैन थिंक ऑफ। अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के कोर्स को ब्रॉडली कैटेगराइज करूँ तो इसमें ये 3 मेजर एरियाज हैं। सबसे पहले हमारे कोर्स का एक मेजर एरिया है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। और इस एरिया की वेटेज तकरीबन 30 से 40 मार्क्स रखी गई है। इस एरिया में हमने 5 चैप्टर्स कवर करना है, जो कि एक बिजनेस की, एक कंपनी की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में हमें हेल्प करेंगे। देखें, आप सबको अपने PRC के अकाउंटिंग के पेपर की बेसिस पे अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग की फाउंडेशन का तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लाइक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, डेबिट क्रेडिट के क्या रूल्स हैं, जनरल एंट्रीज और T अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। इसी तरह इस एरिया में हम एक बिजनेस की, एक कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। इस एरिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक मशहूर कहावत है कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ बिल्डिंग लाइज इन इट्स फाउंडेशन, और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सारे अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बुनियाद है। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग पर अपनी ग्रिप मजबूत करना चाहते हैं तो हमें यकीनन इस एरिया पर अपनी ग्रिप को बहुत ज़्यादा मजबूत रखना होगा। देन इस एरिया में एक बहुत ही टेक्निकल और डिफ़िकल्ट टॉपिक है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये टॉपिक हमेशा से ICAP के करिकुलम का पार्ट रहा है। लाइक जिस वक्त मैंने एज अ स्टूडेंट अपनी CA की पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त मैंने भी ये टॉपिक अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में कवर किया था। लेकिन ICAP की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2021 में इस टॉपिक को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्स से डिलीट कर दिया था। हालांकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल और दिमाग को खोलने वाला टॉपिक है, लेकिन पुरानी स्कीम में ये FAR के कोर्स से डिलीट हो गया था। लेकिन फाइनली न्यू स्कीम में इसे दोबारा से CAF1 के कोर्स का पार्ट बनाया गया है। इस टॉपिक में हमें बेसिकली ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो, अगर हमारे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चोरी हो जाए या हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई आग लग जाए और हमारे कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, मिसिंग फिगर्स को कैसे ढूंढ सकते हैं, और ये सारी डिस्कशन। इस एरिया में हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली जितने भी फलाई इदारे होते हैं, जैसे कि एदी फाउंडेशन हो गया, शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल हो गया, चीपा वेलफेयर ट्रस्ट हो गया, तो ये जितने भी फलाई इदारे हैं ना, इसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। और इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन कैसे होगी, ये बात हम इस चैप्टर के अंदर देख रहे होंगे। इस एरिया को हमारे एग्जाम में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस में टेस्ट किया जाता है, और तकरीबन 30 से 40 मार्क्स आपके इस एरिया से टेस्ट किए जाते हैं। देन हमारे कोर्स का सेकंड एरिया है जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लोज।
और इस एरिया की वेटेज तकरीबन 20 से 30 मार्क्स की है। इस एरिया में हमने 3 चैप्टर्स कवर करने हैं, जिसमें हमें ये सिखाया जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 2 बहुत ही अहम स्टेटमेंट्स, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इसके साथ साथ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम कवर करेंगे, दैट इज IAS 8, जिसमें हम अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे। पॉलिसीज और एस्टिमेट्स में अगर चेंज आ जाए तो उन चेंजेस को कैसे अकाउंट फॉर करना है ये सीखेंगे। और अगर कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त हमसे कोई एरर, हमसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को कैसे ठीक करना हम यहाँ सीख रहे होंगे। देन हमारे कोर्स का थर्ड मेजर एरिया है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स, और यहाँ पर हम 7 डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करेंगे जो कि लार्जली नॉन करंट एसेट से पर्टेन करते हैं। इस एरिया की वेटेज तकरीबन 35 से 40 मार्क्स की रखी गई है। देखिए, आपने PRC के अकाउंटिंग के पेपर में एक टेंजिबल एसेट, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन का तरीक़ेकार, उनको रिकॉर्ड करने का तरीक़ेकार, ये सारी बेसिक चीज़ें तो कवर की है। लेकिन यहाँ पर हम IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में टेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल देखेंगे, डिस्पोजल के रूल्स देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें। इसी तरीके से अगर एक कंपनी के पास, एक बिजनेस के पास कोई ऐसा एसेट हो जो कि इंटेंजिबल हो, यानी जिसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो, कोई कॉपीराइट हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई लाइसेंस हो गया, तो इस तरह के इंटेंजिबल एसेट्स को हमने कैसे अकाउंट फॉर करना है, ये बात हम IAS 38 के स्टैंडर्ड में कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ यहाँ पर और भी मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं। बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड है, गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड है, इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड है, लेकिन इस पर मैं अभी फिलहाल इतनी डिटेल डिस्कशन नहीं करूँगा। जिस वक्त हम इन स्टैंडर्ड्स को, जिस वक्त हम इन चैप्टर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तब इनके सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को सीख रहे होंगे। हमने इन सारे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करनी है, कॉन्सेप्चुअली भी और प्रैक्टिस भी, क्योंकि ये ना सिर्फ हमें अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर हासिल करने में हेल्प करेंगे, बल्कि हमारे प्रोफेशनल करियर में भी हमें आगे बढ़ाएंगे। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रोफेशन की बुनियाद है, और यही वजह है कि आप अपनी CA जर्नी में जो इन टोटल 18 पेपर पास करते हो या 18 पेपर्स क्लियर करते हो, इन 18 में से 4 सब्जेक्ट सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के रखे गए। एक सब्जेक्ट आपने PRC लेवल पे देखा, एक सब्जेक्ट आप ग्रुप A फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के नाम से देख रहे हो, एक सब्जेक्ट आप ग्रुप B में देखोगे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के नाम से, और एक सब्जेक्ट आप CA फाइनल लेवल पे देखोगे एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के नाम से। तो CA के 18 पेपर्स में से 4 सब्जेक्ट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग को डेजिग्नेट किए गए, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमारी प्रोफेशन की बुनियाद, चाहे फिर आप अल्टीमेटली टैक्स की तरफ जाओ, ऑडिट की तरफ जाओ, एडवाइजरी की तरफ जाओ, इन एनी केस किसी भी फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाते हो एज एन अकाउंटेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऊपर एक बहुत अच्छी और मजबूत ग्रिप का होना ज़रूरी है। देन हम इस सब्जेक्ट के अगर पासिंग परसेंटेजेस की बात करें, इस सब्जेक्ट के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें, तो आपके सामने इस सब्जेक्ट का पिछली 8 से 10 अटैम्प्ट का पासिंग रिजल्ट नज़र आ रहा होगा। किसी अटैम्प्ट में 28%, किसी अटैम्प्ट में 25%, किसी अटैम्प्ट में 30%। इस सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज ग्रुप A के बाकी सब्जेक्ट से कम है, जहाँ पे टैक्स और बिजनेस लॉ जैसे सब्जेक्ट में आपके पासिंग परसेंटेज 35, 38, 40% तक होता है। वहाँ पर FAR का जो आपका एवरेज रिजल्ट है वो तकरीबन 29 to 30% है। और एक और मज़े की बात, अगर मैं ग्रुप A के इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट का पिछले 10 सालों का एवरेज पासिंग परसेंटेज देखूं तो ये तकरीबन 29 से 30% बनता है। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं ग्रुप B कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पिछले 10 साल का एवरेज रिजल्ट देखूं तो वो तकरीबन 40% बनता है। और इसी तरीके से अगर मैं CA फाइनल लेवल पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का पासिंग परसेंटेज देखूं तो वो भी पिछले 10 सालों का ऑन एन एवरेज तकरीबन 30% के करीब बनता है। यानी कि इस सब्जेक्ट का रिजल्ट ग्रुप B के अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के रिजल्ट से बुरा है। अब इसकी 2 वजह हो सकती है कि या तो ये सब्जेक्ट ग्रुप B के अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से ज़्यादा मुश्किल है, या फिर कोई और वजह। देखिए, इस सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज ग्रुप A के बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले कम होना, ग्रुप B के कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के पासिंग परसेंटेज के मुकाबले कम होना, इसकी 2-3 वजूहत है। पहली वजह, आपने PRC लेवल पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग का सब्जेक्ट तो कवर किया है,
लेकिन वहाँ पर आप अकाउंटिंग की चीज़ों को MCQs के थ्रू टेस्ट करके आए हो, यानी कि आपने जितने भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग की बेसिक चीज़ें अपने PRC लेवल पे कवर किए, उनकी टेस्टिंग MCQs के फॉर्मेट पे हो रही होती थी। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते थे जिसमें से एक ऑप्शन टिक करना है। आपने एग्जाम एनवायरनमेंट में डिस्क्रिप्टिव पेपर 3 घंटे के टाइम में तो अभी तक सॉल्व किया ही नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर्स तो बनाए ही नहीं है, जनरल एंट्रीज और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस तो की ही नहीं है। तो चूंकि एक स्टूडेंट का एक ड्रास्टिक शिफ्ट आ रहा होता है कि जब वो PRC से ग्रुप A में आता है और यहाँ पर जो इसको रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट देखना है, उसका एक 3 घंटे का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर अटेम्प्ट करना है, जहाँ पर वो जनरल एंट्रीज भी बना रहा होगा, टी अकाउंट्स भी बना रहा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर्स भी बना रहा होगा, यानी कि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीख रहा होगा। तो चूंकि एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पैटर्न, तो इस वजह से रिजल्ट थोड़ा बुरा आ जाता है। और दूसरा ये कि ग्रुप A लेवल पे तो हमारे पास स्टिल बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी CA जर्नी से लेकर डिसाइसिव होते हैं, यानी स्टिल वो ये डाउट में होते हैं कि हमने CA कंप्लीट करना है या नहीं करना, थोड़े पेपर्स पास करके देख लेते हैं। लेकिन वंस जब आप ग्रुप A क्लियर करके ग्रुप B पे आते हो तो फिर आप एक सीरियस स्टूडेंट बन जाते हो। ग्रुप B के सब्जेक्ट्स का एग्जाम वही स्टूडेंट दे रहा होगा जिसने फाइनली कंक्लूड कर लिया है, डिसाइड कर लिया कि उसने अपनी CA की जर्नी को ही कंटिन्यू करना है। तो इसी वजह से जो FR1 का रिजल्ट है वो बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले या ग्रुप B के कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा सा कम आ रहा होता है। एनीवे, अगर हम FR के इस सब्जेक्ट का ओवरऑल कोर्स कंटेंट देखें, इसका पासिंग परसेंटेज देखें, तो ये सब्जेक्ट हमें शायद ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन यकीन जाने, प्रॉपर प्लानिंग से, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझकर और मैक्सिमम प्रैक्टिस करके आप इस सब्जेक्ट को बाआसानी पास कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको ये पेपर ना सिर्फ एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, साथ साथ आप इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करने वाले हो। ये सब्जेक्ट हमारे प्रोफेशन की बुनियाद है। एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग की स्किल्स का अच्छा होना, उनमें महारत रखना आपके प्रोफेशनल करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि हमने अपनी स्टडीज़ को कैसे लेकर चलना है। देखें, सबसे पहले हमने ये ओरिएंटेशन सेशन अटेंड किया, देन फिर हमने स्मार्ट स्टडी प्लान को देखना है। स्मार्ट स्टडी प्लान को इस तरह से प्लान और डिज़ाइन किया गया है कि आपका स्टडी शेड्यूल ऑप्टिमाइज हो सके। इसमें हमारे पास वीकली टारगेट्स आ रहे होंगे कि हर वीक में हमने कौन सा चैप्टर, कौन से लेक्चर्स कवर करना है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करना है और किस तरह से एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में रहते हुए हमने अपने टॉपिक्स को कवर करते जाना है। हमारी इन सारी डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव्स है कि इस सब्जेक्ट के पेपर में आप बेस्ट स्कोर हासिल करें। लेकिन इसके लिए हमें वीकली टारगेट्स को लाजमी पूरा करना होगा। लेक्चर्स की कवरेज के साथ साथ प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडीज को भी इक्वल टाइम देना होगा। कि जो ऑनलाइन सेशंस है ना, दैट इज अवर स्मार्ट क्लासेस, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें हर वीक के टारगेट को लाजमी अचीव करना है ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतरीन हो सके। हमारा टारगेट है कि हम एग्जाम से कम 1 महीने पहले अपने कोर्स का सारा कंटेंट इंक्लूडिंग पास्ट पेपर्स, असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, नोट्स, सब कुछ मुकम्मल तौर पर कवर कर लें। इस अप्रोच से आखिर में आपके पास 1 महीने पहले, एग्जाम से 1 महीने पहले कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के लिए टाइम अवेलेबल होगा, जिस दौरान आप पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे, लाइव वर्कशॉप और प्रैक्टिस सेशंस वगैरह अटेंड कर रहे होगे। देखें, आपकी स्टडी जर्नी इस ओरिएंटेशन सेशन से शुरू होगी, उसके बाद आप स्मार्ट स्टडी प्लान को देखोगे और फिर लेक्चर्स को दी हुई स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस में कवर करोगे। इस सीक्वेंस को फॉलो करके आप अपनी स्टडीज़ की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मैक्सिमम लेवल पे ले जा सकते हो। मुझसे अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट या किसी भी और सब्जेक्ट की अगर हम प्रिपरेशन करें तो हम कैसे प्रिपरेशन करें। ठीक है, इसका सिंपल सा रूल है, आप एक सब्जेक्ट के स्टडी टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आप रेगुलर बेसिस पे, आप डेली बेसिस पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट को 3 घंटे देते हैं। तो आपने सिंपली करना यह है कि पहला आधा पौना घंटा या पहला 1 घंटा आपने पुरानी चीज़ों को रिवाइज करना है। यानी जो चीज़ आपने कल पढ़ी थी, जो चीज़ आपने पिछले हफ्तों में पढ़ी थी या जो चीज़ आपने पिछले महीने में पढ़ी थी, डेली बेसिस में आपने आधा पौना घंटा या इवन 1 घंटा रेगुलर बेसिस पे पुराना रिवाइज ज़रूर करना है। क्योंकि अगर आप बार बार चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे, बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो जो आपने पढ़ लिया है वो भूलते जाओगे।
तो शुरू का 1 घंटा, शुरू का आधा घंटा, शुरू का पौना घंटा हमने पुरानी चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है। उसके बाद अगला 1 घंटा हम नया लेक्चर कवर करेंगे, यानी जो भी हमारी वीकली टारगेट में उस दिन का लेक्चर आ रहा होगा, अगले 1 घंटे में हम उस वीक के टारगेट को फॉलो करेंगे, उस वीक के गिवन लेक्चर्स को देख रहे होंगे। और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट का 1 आवर अपनी सेल्फ स्टडी, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस, अपनी सेल्फ प्रिपरेशन के लिए करें। देखिए, मैं या रिपोर्टिंग का कोई टीचर आपको बहुत अच्छा ही की चीज़ों को कवर क्यों ना करवा दे, लेकिन जब तक आप चीज़ों को खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप सवालों को अपने हाथों से सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आपकी सेल्फ स्टडीज़ नहीं होगी, इन लेक्चर्स का, इन स्मार्ट लेक्चर्स का, इन एनिमेटेड लेक्चर्स का आपको ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जो भी आपका स्टडी टाइम है, चाहे इस सब्जेक्ट्स को लेकर या किसी और सब्जेक्ट को लेकर, आप उसे 3 हिस्से में डिवाइड करें। 1/3 टाइम आप पुरानी चीज़ों को रिवाइज करें, 1/3 टाइम आप नए लेक्चर को कवर करें, और 1/3 टाइम आप प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस, इन सारी चीज़ों पे फोकस करें। कोई भी सब्जेक्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस सब्जेक्ट की बात करूँ तो इस सब्जेक्ट के जो टोटल लेक्चर्स का ड्यूरेशन है वो तकरीबन 90 to 100 आवर्स है। तो अगर मैं डेली बेसिस पे 1 घंटे का लेक्चर कवर करूँ और 1 घंटे की सेल्फ स्टडी करूँ तो बाआसानी आप इस सब्जेक्ट को 3 महीने के अंदर कवर कर सकते हैं। अगर आप और जल्दी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, अगर आपके पास कम टाइम, आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो फिर आप डेली बेसिस पे 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ रहे होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से एक एवरेज स्टूडेंट को एक दिन में एक सब्जेक्ट को कम से कम 3 घंटे देने चाहिए। पहले आधे पौने घंटे में पुराना रिवाइज किया, फिर अगले 1 घंटे में नया लेक्चर कवर किया, और फिर अगले 1 घंटे में हम सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रैक्टिस, होमवर्क क्वेश्चंस और इन सारी चीज़ों को खुद से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। देखिए, सारी प्रिपरेशन के दौरान आपको किसी भी वक्त कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप हमेशा मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में इस सब्जेक्ट के लिए खुद को इनरोल करवाते हैं तो आपको एक डेजिग्नेटेड रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर मैं भी मौजूद होगा और मेरे साथ दूसरे मेरे टीम मेंबर्स भी मौजूद होंगे। आपकी कोई भी क्यूरी हो, आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप उस ग्रुप पे ड्रॉप करोगे, देन एंड देयर, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा फौरी, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको ग्रुप पे आपकी क्यूरी का आंसर मिल जाए। मैं सिर्फ एक एस्टिमेटेड टाइम बता रहा हूँ कि विदिन 3 to 4 आवर्स या विदिन 5 to 6 आवर्स आपको एट टाइम्स फ़ौरन ही, एट टाइम्स थोड़ा डिले हो जाएगा, लेकिन आपको ग्रुप पे आपकी क्यूरी का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो बड़ा ही ज़रूरी है कि आप अपने टीचर्स के साथ, टीचर्स के असिस्टेंट के साथ कांटेक्ट में रहें, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, उनकी अपनी प्रोग्रेस के हवाले से अपडेट करते रहें। इससे आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतरीन हो सकेगा। हमने FAR के सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम स्कोर हासिल करना है और इस गोल से किसी भी पॉइंट पे पीछे नहीं हटना। ना आप पीछे हटेंगे, ना ही मैं। अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करने से पहले हम एग्जामिनेशन पेपर के स्ट्रक्चर पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, आपका ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, जो कि 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन A, सेक्शन B। दोनों सेक्शंस की वेटेज 50 मार्क्स की है। जनरली सेक्शन A में हमारे पास 5 सवाल पूछे जाते हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनकी वेटेज 8 मार्क्स, 10 मार्क्स या 12 मार्क्स की होती है। सेक्शन B में हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनकी वेटेज 15 मार्क्स, 18 मार्क्स, 20 मार्क्स तक की होती है। एक हमसे MCQ का सवाल पूछा जा रहा होता है, जिसकी वेटेज 10 से 15 मार्क की होती है। बाय द वे, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर कंपलसरी है। जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, ये सारे टॉपिक्स या तो शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में, या MCQs की फॉर्म में, या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में हमसे टेस्ट किए जाते हैं। तो हमारे पास मार्जिन नहीं है इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए हम कोई टॉपिक या हम कोई स्टैंडर्ड ऑल टुगेदर इनिशियली छोड़कर चले जाए। हमने पूरे कोर्स की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करनी है, कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस दोनों। एक और बात बताता चलूँ, इस सब्जेक्ट को पास करना, इवन के इस सब्जेक्ट में मेरिट सर्टिफिकेट हासिल करना। देखिए, बहुत से स्टूडेंट ने पास्ट में इस सब्जेक्ट को पास किया, इस सब्जेक्ट में मेरिट सर्टिफिकेट स्कोर किया। तो आपको भी इसके लिए कोशिश करनी है। सही तरीके से अपनी स्टडीज़ को लेकर चलें, सारे सेशंस को ध्यान से अटेंड करें। वैसे तो मैं आपको सारा मटेरियल, सारे क्लास नोट्स प्रोवाइड करूँगा ही। मेरी अपनी एक रेफरेंस बुक है, जहाँ से हम सारे कॉन्सेप्ट, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारे पास पेपर के क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन लाजिम है कि आपने अपने ज़ाती नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करने। जितनी भी सवाल, जितनी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितनी भी इलस्ट्रेशन, जितनी भी एग्जाम्पल्स हम लेक्चर्स में कवर करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारी एग्जाम्पल्स को आपने ज़रूर अपने रजिस्टर में नोट करना है। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज आपसे टेस्ट और मॉक भी कंडक्ट करेंगे। यानी आपके पास हर टॉपिक की कंप्लीशन पे, हर चैप्टर की कंप्लीशन पे आपका एक मॉक कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जब हमारा कोर्स 50% के आसपास कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक मिड टर्म मॉक कंडक्ट करेंगे,
और जब हमारा कोर्स 100% कंप्लीट हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह एक फाइनल मॉक आपका कंडक्ट कर रहे होंगे। आपको किसी एडिशनल स्टडी टेक्स्ट या किसी एडिशनल बुक को देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल लेक्चर्स की कवरेज के साथ साथ इस कोर्स की प्रिपरेशन के साथ साथ आपने अपने ज़ाती नोट्स ज़रूर बनाने, जो कि आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके साथ ही आई एम साइनिंग ऑफ। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर स्टडीज़। थैंक यू।